Ji, welcome back to online class. So today is second lecture of fundamental of IT. तो चैप्टर 3 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 हमारा है सिस्टम यूनिट कंपोनेंट के बारे में। तो कल हमने चैप्टर 2 मुकम्मल कर लिया था क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक है जो कि थ्योरेटिकल बेस्ड है, जो हमें याद करना है। तो बाकी हमने कल देखा था कि बाकी जो पोर्शन है वो प्रैक्टिकली है, वो प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो आज के लेक्चर की खास बात है कि इस लेक्चर के आखिर में आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट भी है। बहुत आसान असाइनमेंट है और उसमें हम देखेंगे कि आपने क्या परफॉर्म करना है। छोटे सा आपको टास्क दिया जाएगा, वो एक असाइनमेंट की शक्ल में आपने परफॉर्म करना है। तो चैप्टर 3 है सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स। तो सिस्टम यूनिट क्या है कि आपने देखा होगा कंप्यूटर के साथ एक बड़ा सा बॉक्स होता है ब्लैक कलर का नॉर्मली, तो इसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। तो अक्सर लोग जो इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन रखते हैं वो इसको सीपीयू कहते हैं। तो बेसिकली ये सीपीयू नहीं होता। सीपीयू तो इसके अंदर होता है, जो चिप लगी होती है उसको हम सीपीयू कहते हैं। जो बॉक्स होता है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट होते हैं उसको हम सिस्टम यूनिट कंपोनेंट कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सिस्टम यूनिट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सिस्टम यूनिट क्या है? इज अ केस दैट कंटेन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। तो जितने भी इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो इसके अंदर लगे होते हैं और ये सारे कंपोनेंट बहुत अहम होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में सबसे जो मेन पार्ट है सिस्टम यूनिट का, सबसे अहम हिस्सा है वो है मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड क्या है? जिसके अंदर तमाम जो बाकी कंपोनेंट है आप उसको अटैच करेंगे। तो ये मदरबोर्ड को इस सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स किया होता है ताकि इसकी सेफ्टी रहे और इसको कैरी करना आसान हो जाए। तो इसी मदरबोर्ड के अंदर आपका सीपीयू लगेगा, आपकी मेमोरी लगेगी, पावर सप्लाई लगेगी, हार्ड डिस्क लगेगी, वीडियो कार्ड लगेगा और तमाम जो कंपोनेंट्स हैं रैम वगैरह वो इसी के अंदर लगेंगे। तो आमतौर पे सिस्टम यूनिट जो है वो दो तरह के डिजाइन में आते हैं। एक जो वर्टिकली साइड पे खड़ा होता है, एक साइड पे उसको हम स्टैंड आउट करते हैं, वो टावर मॉडल होता है। और एक और होता है जो आमतौर पे मॉनिटर के नीचे रखा जाता है, वो लेटा होता है समझे, वो उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप केसिंग। और एक और भी आजकल जो पॉपुलर हो रहा है उसको हम ऑल इन वन भी कहते हैं। अब ऑल इन वन क्या है? यहाँ आप देखें कि ये जो डिजाइन है इसको ऑल इन वन भी कहते हैं। इसकी वजह क्या है कि चूंकि मॉनिटर जो होता है उसमें काफी जगह होती है, इसकी पीछे जो है वो काफी स्पेस होती है। तो कंपनी क्या करती हैं, कंपनियां क्या है कि वो इस जगह को इस्तेमाल करने के लिए जो मदरबोर्ड है, जो सारे कंपोनेंट्स हैं, वो इसी मॉनिटर के अंदर ही लगा देती है। तो क्या फायदा है कि इसको कैरी करना आसान होता है। तो एक और जो डिजाइन है ये जो है इसको हम टावर मॉडल कहते हैं। इसमें सिस्टम यूनिट जो है वो सेपरेट होता है कंप्यूटर से। तो अब आपसे सवाल है कि अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपने एक कंप्यूटर खरीदना है, एक शॉपकीपर आपको कहता है कि ये वाला कंप्यूटर दस्तियाब है, तो दूसरा कहता है ये वाला जिसमें सिस्टम यूनिट अलग है, तो आपके ख्याल में कौन सा लेना आपको चाहिए? तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप हमेशा सिस्टम यूनिट सेपरेट लें। ये जो ऑल इन वन कंप्यूटर है इसमें बहुत सारे मसाइल आपको फ्यूचर में फेस करने पड़ेंगे। वो कौन से मसाइल होंगे कि इसके अंदर अगर आपका मॉनिटर खराब हो गया तो आपका पूरा कंप्यूटर खराब हो जाएगा। इसमें अगर आपका मॉनिटर खराब होगा तो सिर्फ मॉनिटर को रिप्लेस करेंगे, आपका सिस्टम जो है वो फिर से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इसको रिप्लेस करना, इसके पार्ट ढूंढना, इसको अपग्रेड करना, इसको रिपेयर करना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये जो चीज है ये ऑल इन वन नहीं है, ये फॉर एवर है। इसके अलावा जो लैपटॉप है उसका भी सिस्टम यूनिट होता है, इसके नीचे जो बॉक्स होता है, इस तरह टैबलेट है उसका भी सिस्टम यूनिट होता है। और कुछ लैपटॉप के जो डिजाइन होते हैं जिसमें आप इसको मॉनिटर को डी अटैच कर सकते हैं टैबलेट की शक्ल में, उसके अंदर भी सिस्टम यूनिट होता है। आगे चलते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। तो हमने यहाँ देखा था कि सिस्टम यूनिट का जो सबसे अहम पार्ट है वो है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या है? इसको हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं या मेन बोर्ड भी कहते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट बोर्ड इन द सिस्टम यूनिट और ये कम्युनिकेशन मीडियम है फॉर एंटायर कंप्यूटर सिस्टम।
पूरे के पूरे कंप्यूटर के तमाम जो पार्ट्स होते हैं वो इसी के साथ अटैच होते हैं। इसी मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, एक्सटेंशन स्लॉट्स होती हैं, पोर्ट्स होती हैं, इन सबको बारी बारी पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें पेरिफेरल डिवाइसेस। अब पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम एक नाम दिया गया है पेरिफेरल डिवाइस, जिसमें वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, वो कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, तमाम इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस सभी इसी के साथ जुड़ जाते हैं। आगे चलते हैं सिस्टम यूनिट के दूसरे अहम कंपोनेंट के ऊपर, जिसको हम सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो सीपीयू बेसिकली कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो इस तरह की वो स्लॉट के अंदर इसको फिक्स किया जाता है और इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। तो कंप्यूटर में जैसे आप जानते हैं कि आपका दिमाग है, तो इसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तमाम कंप्यूटर के अंदर सीपीयू का होना लाजमी है। आगे देखें सीपीयू के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। यहाँ थोड़ा सा उसने ना मजीद डिस्कशन की है। ये जो आपको बातें नजर आ रही हैं ये बुनियादी तौर पे इंफॉर्मेशन है, आपकी इजाफी मालूमात है। सिलेबस के हवाले से तो शायद ये अहम नहीं है, लेकिन आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए इनको आप पढ़ लेना। तो आमतौर पे दो कंपनियां हैं दुनिया में जो कंप्यूटर्स के लिए सीपीयू बनाती हैं, एक एएमडी है और एक इंटेल है। तो यहाँ भी एक सवाल पैदा होता है कि अगर आपको बाजार में कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं और दो तरह के कंप्यूटर्स हैं, एक इसमें इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है, दूसरे में एएमडी का, तो मेरी रिकमेंडेशन क्या होगी? मेरे मुताबिक आपको इंटेल का लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा जो है वो कामयाब है। एएमडी का इशू क्या है कि ये थोड़ा सा ना इसकी परफॉर्मेंस इंटेल से थोड़ी सी कम होती है और इसके अलावा हीटिंग के इशू आते हैं। अब सीपीयू के अंदर पे क्या है कि उन्होंने थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया है, जिसके अंदर ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। इसमें कोर क्या होती है? बेसिकली सीपीयू के अंदर छोटे छोटे उन्होंने पार्ट्स बना दिए हैं कि एक सीपीयू जो है वो दो सीपीयू का काम करेगा। सिंगल कोर में क्या है कि सिर्फ एक जो है वो कोर होगी। अब कोर क्या है? कोर इज लाइक अ वेफर। आपने जैसे वेफर बिस्कुट खाए होंगे, उसमें लेयर्स होती है। तो एक कोर में सिर्फ एक लेयर होगी। ड्यूल कोर में दो लेयर्स हो जाएंगी, एक सीपीयू के ऊपर एक और सीपीयू लगा देंगे तो डबल काम करेगा। ड्यूल कोर के बाद आता है क्वाड कोर, इसमें 4 कोर होंगी। फिर ऑक्टा कोर जिसमें 8 कोर्स होंगी। तो ये मुख्तलिफ जो है ना सीपीयू की टाइप्स हैं। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह कोर में इजाफा होगा उस तरह उसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। यही जो चीज है वो i3, i5, i7, i9 के अंदर इस्तेमाल हो रही है। अब एक आम स्टूडेंट के लिए कौन सा कंप्यूटर बेहतर है? अब i3 जो है बिल्कुल ही लो लेवल का होता है, i5 ठीक है, i5 के बाद जो i7 है या i9 है ये थोड़े से पावर यूजर के लिए ठीक होगा, जिन्होंने बहुत हैवी किस्म का काम करना होता है। आगे चलते हैं सीपीयू के पार्ट्स के ऊपर। तो सीपीयू के दो बुनियादी पार्ट्स होते हैं, एक अरिथमेटिक या एएलयू इसको कहते हैं और दूसरा होता है सीयू या कंट्रोल यूनिट इसको कहते हैं। तो ये दो बुनियादी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। एएलयू इससे बनता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब यहाँ से बात समझने वाली है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी काम होता है वो अरिथमेटिक या लॉजिक की शक्ल में होता है। आपके लिए बात ही शायद ये बड़ी हैरानकुन होगी और आपको इस बात पे यकीन नहीं आएगा कि हम कंप्यूटर में जो भी डेली रूटीन का काम करते हैं, जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं, वो बुनियादी तौर पे कंप्यूटर के अंदर एक जमा तफरीक ज़रब तकसीम की शक्ल में होता है ना? अजीब सी बात है, लेकिन हकीकत में ऐसा ही होता है। हम कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हैं, हम कंप्यूटर पे कोई अपना वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कंप्यूटर पे ब्राउजिंग कर रहे हैं, फेसबुक खोली हुई है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर इस काम को किस शक्ल में परफॉर्म किया जाता है? मैथ की शक्ल में। हर काम कंप्यूटर में अरिथमेटिक ऑपरेशन की शक्ल में होता है। तो इसलिए कंप्यूटर के जो दो बुनियादी पार्ट्स हैं, इसके अंदर अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट एक बड़ा ही अहम हिस्सा होता है। अब एएलयू के दो हिस्से हैं, अरिथमेटिक यूनिट है और दूसरा लॉजिक यूनिट है। अरिथमेटिक के अंदर मैथ के कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जिसमें जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम वगैरह, और लॉजिक यूनिट के अंदर चीज़ों का मुआजना किया जाता है, कंपैरिजन करते हैं, जिसके अंदर ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, अदर। और ये अब आपके लिए एक और भी चीज़ सोचने वाली है
कि इस लॉजिक यूनिट का कंप्यूटर में क्या काम हो सकता है। जिस तरह मैथ के जो ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म करता है, इसके साथ साथ कंप्यूटर में चीजों का या नंबरों का मुआवजा भी किया जाता है। जैसे आपके घर में जो अगर एयर कंडीशन लगा हुआ है, इसके अंदर एक थर्मोस्टेट होता है। थर्मोस्टेट जो है वो टेम्परेचर को सेंस करता है और उसके अंदर जिस तरह की सेटिंग की होती है उसके मुताबिक वो एसी को ऑन या ऑफ करता है। तो इसके अंदर अगर वो टेम्परेचर आपका 40 से ऊपर हो गया है तो वो फौरी तौर पे एसी को ऑन कर देगा। जो ही टेम्परेचर आपका 30 से कम हो जाएगा वो एसी को बंद कर देगा। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी जो है वो ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जिसमें चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है। जी तो जिस तरह अर्थमेटिक यूनिट की अहमियत है, इसी तरह लॉजिक यूनिट की भी उतनी ही अहमियत है कंप्यूटर के अंदर। अब दूसरा जो पार्ट है कंप्यूटर का उसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये खुद तो कोई काम नहीं करता लेकिन ये बेसिकली तमाम जो एक्टिविटीज है इनको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। इट्स जस्ट लाइक एक सुपरवाइजर की तरह काम करेगा। जैसे किसी अदारे में जो सरबराह होता है, जो उनका मैनेजर होता है, वो क्या खुद तो कोई काम नहीं कर रहा होता लेकिन वो सारे जो है वो चीज़ों की निगरानी कर रहा होता है। तो यहाँ कुछ इसके बेसिक जो ऑपरेशन है वो कौन कौन से हैं। नंबर एक फैच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी। मेमोरी से ये इंस्ट्रक्शन को उठाता है। इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। तो अब जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ता है, उसको समझता है और उसको अंडरस्टैंड करता है कि क्या कहा जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंस्ट्रक्शन है इनपुट आउटपुट की तो वो इनपुट आउटपुट करेगा। अगर हमने कोई मैथ का काम करना है तो वो मैथ का काम करेगा। तो वो समझेगा कि इसको कहाँ कहा जा रहा है। उसके बाद एक कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये ALU को दी जाएगा और फिर उसकी निगरानी करेगा कि ALU उसको वाकई परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके अलावा कुछ मॉडर्न कंप्यूटर में एक और भी पार्ट होता है, इसको FPU भी कहते हैं। इस किताब में तो जिक्र नहीं किया हुआ लेकिन एक IT के स्टूडेंट के तौर पे आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एफपीयू से बनता है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। कंप्यूटर में आपको पता है दो तरह के नंबर होते हैं, एक ऐसे नंबर जिनके साथ अशारिया या डेसिमल पॉइंट नहीं होता और दूसरे कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनके साथ अशारिया या डेसिमल पॉइंट होता है। आपको पता है मैथ के अंदर जो सादा नंबर होते हैं उनकी जमा तफरीक थोड़ी सी आसान होती है लेकिन जो अशारिया वाले नंबर होते हैं उनके साथ जो अरिथमेटिक प्रश्न है थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। तो इसीलिए कंप्यूटर के अंदर एक डेडिकेटेड अलग से यूनिट होता है, इसको FPU कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। इसका काम क्या होता है, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं, इशारे वाले नंबर, उनके लिए ये काम करता है। तो वही काम जो जमा तफरीक ज़र तकसीम वगैरह हम करते हैं वो सादा नंबरों के लिए अलग होता है यूनिट और जो इशारे वाले नंबर होते हैं उसके लिए अलग होता है। एक और भी कंप्यूटर में हिस्सा होता है सीपीयू के साथ, इसको हम जीपीयू कहते हैं, ग्राफिक्स या ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कंप्यूटर में हैवी किस्म के ग्राफिक का काम होता है जिसमें एनिमेशन है, वीडियो एडिटिंग है या गेम है, तो उस तरह के कामों के लिए एक अलग पार्ट होता है, इसको हम जीपीयू कहते हैं। तो कुछ कंप्यूटर्स के अंदर सीपीयू का अपना ही पार्ट होता है, कंप्यूटर में अलग से जीपीयू नहीं होता। जो सीपीयू है इसके साथ ही जीपीयू दिया होता है, मदरबोर्ड का भी अंदर लगा होता है या सीपीयू के अंदर ही होता है। अब अगर आपका काम बहुत हैवी किस्म का है, आप ग्राफिक का काम करते हैं, आप एनिमेशन का काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, जो यूट्यूबर वगैरह होते हैं, उनके लिए फिर एक हैवी किस्म का कंप्यूटर आपको चाहिए जिसमें सीपीयू भी थोड़ा तगड़ा लगा हो और उसके साथ एक जीपीयू जो है वो अलग से हो। तो अगर आप ये देखें जीपीयू काफ़ी हैवी और महंगा होता है, 2-2.5 लाख रुपए का अकेला जीपीयू ही होता है। तो ये इसकी ज़रूरत हर शख्स को नहीं होती, लेकिन जिनकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, जिनका काम इस तरह का है, उनके लिए इसकी बाकी इसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो ये चूँकि किताब में नहीं लिखा हुआ लेकिन सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है। अच्छा, तो ये आज का हम यहाँ लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तो उम्मीद है आपको इनकी पार्ट्स की समझ आ गई होगी। इनको आपने याद कर लेना है, सीपीयू का पूरा आर्टिकल।
अच्छा, अब हम आते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। आज की जो असाइनमेंट है बहुत आसान है। असाइनमेंट ये है कि आपने अपने अपने एलएमएस के ऊपर लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि एलएमएस क्या होता है। एलएमएस से बनता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो बुनियादी तौर पे हम इस सिस्टम को लॉन्च करना चाह रहे थे प्रॉपर तरीके से, लेकिन चूंकि छुट्टियां एक्सटेंड होती जा रही हैं तो हम चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाए। तो एलएमएस क्या है? ये पूरी दुनिया के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर एक लॉगिन सिस्टम होता है, जिसमें हर टीचर, हर स्टूडेंट का अपना अपना लॉगिन होता है। वो अपने लॉगिन के जरिए अपने तमाम कोर्सेज देख सकता है, अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, अपने क्लास फेलोज के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, अपनी असाइनमेंट जमा करवा सकता है, अपनी हाजिरी लगा सकता है। तो जो भी काम हम कागजों के ऊपर करते हैं वो हमारा सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। तो आपके लिए बड़ी एक फ़ख्र की बात है, ये बड़े हमारे लिए एज़ाज़ है कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो चीज़ हम इस्तेमाल की जाती है, वो आपको हम कॉलेज लेवल पे दे रहे हैं। तो इसमें हमने 750 स्टूडेंट बीएस के पहले सेमेस्टर के तमाम स्टूडेंट्स का जो लॉगिन है वो बना दिया है। जितने भी टीचर्स हैं उन सबका लॉगिन बना दिया है। हम इस सिस्टम को प्रॉपरली लॉन्च करना चाह रहे थे, लेकिन छुट्टियां बढ़ती जा रही हैं, तो हम चूंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो इसके अंदर हमने पहला काम आपने करना है। मैं आपको इसका एड्रेस बताता हूँ। ये एड्रेस नोट करें सबसे पहले। ये कॉलेज की वेबसाइट है gpgcs.edu.pk/e-learn। ये एड्रेस आपने कंप्यूटर के अंदर वेब ब्राउजर में लिखेंगे और इसको एंटर करेंगे। जब आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो ये आपके सामने स्क्रीन नजर आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी टीचर हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, आपको उनके कोर्सेज और उनके मुतलका टीचर की लिस्ट नजर आ रही है। फिलहाल तो आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे। तो हर स्टूडेंट का लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। आईटी के जो इवनिंग क्लास है उनका भी यूजर नेम पासवर्ड में दिया हुआ है। यहाँ आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। राइट साइड पे देखें लॉगिन का क्लिक है। लॉगिन में जाके यहाँ आपने अपना यूजर नेम और यहाँ आपने अपना पासवर्ड एंटर करना है। मैं फॉर एग्जांपल कोई भी टीचर है उसका लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। ये तो खैर टीचर का लॉगिन है। जब टीचर लॉगिन करेगा तो उसको अपनी क्लासेस नजर आएंगी, अपने कोर्सेज नजर आएंगे जो वो पढ़ा रहा है। जब स्टूडेंट लॉगिन करेगा तो उसको अपने अपने कोर्सेज नजर आएंगे जिसमें वो एनरोल है। अगर उसकी कोई असाइनमेंट पेंडिंग है, उसके कोई क्विज पेंडिंग है, उसने कोई अपना कोई चीज जमा करानी है, वो सारा ऑनलाइन देख सकेगा। फिलहाल आपने कुछ नहीं करना है इसके अंदर, अभी आपको कोई ज्यादा काम करने को नहीं कहा। आपने सिर्फ क्या करना है, लॉगिन करना है। यहाँ लॉगिन करेंगे और अपना यूजर नेम पासवर्ड बिल्कुल ठीक एंटर करना है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट का लॉगिन ना चला हो। यहाँ आप देखें, आपको अपने राइट अपर कॉर्नर पे अपना प्रोफाइल की ऑप्शन नजर आएगी। यहाँ आपने क्लिक करना है। ये तो खैर टीचर है हमारे, कोई शहबाज साहब है, उनका प्रोफाइल खुल गई है। आपकी अपनी प्रोफाइल खुलेगी। यहाँ से आपने जाना है प्रोफाइल के अंदर। यहाँ आपने जाना है एडिट प्रोफाइल। और जरूरी नहीं कि आपके पास कंप्यूटर हो, मोबाइल के ऊपर भी ये कर सकते हैं। यहाँ आप अपना नाम और अपना सर नेम ठीक करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपना ठीक कर लें अगर इसमें कोई फर्क है। ईमेल एड्रेस आप फिलहाल छोड़ दें। उसके बाद आपने जो चीज चेंज करनी है वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर है। यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपडेट करनी है। कोई छोटी सी तस्वीर अपनी लगा दें, अपनी ना लगाना चाहें तो कोई भी तस्वीर अपनी यहाँ लगा दें। अपने गैलरी में पड़ी हो कोई छोटी सी तस्वीर हो, ताकि हम थोड़ा सा इस सिस्टम को समझ सकें कि इसमें लॉगिन कैसे करना है। असल में ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज है। पूरी दुनिया में ये सिस्टम कोई ऐसा नहीं कि अनोखा है या कोई नई चीज आई है। हमारे पाकिस्तान में इसका इतना रवाज नहीं है। तो अभी आपको लॉग इन ही करके अपनी प्रोफाइल अपडेट कर ले तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक अचीवमेंट होगी। आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए हम यूज टू हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल आपका जो आज की असाइनमेंट है वो ये है कि आपने लॉग इन करने के बाद अपना नाम और अपनी तस्वीर जो है वो अपडेट करनी है। मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन सा स्टूडेंट जो है उसने लॉग इन किया है और किस किस ने अपनी तस्वीर को अपडेट किया है। तस्वीर को अपडेट करने के बाद अपडेट करें। यह आपकी आज की असाइनमेंट है।
मैं आपको अपने अपने यूजर नेम और पासवर्ड शेयर कर देता हूं। ये स्क्रीन पे आपको मैं दिखाता हूं। यहाँ से आपको अपने अपने नाम और पासवर्ड नजर आ रहे हैं। ये आपका यूजर नेम है और ये आपका पासवर्ड है। हर स्टूडेंट का जो यूजर नेम है वो उसका रोल नंबर है और जो उसका पासवर्ड है वो उसका पासवर्ड है। इस तरह का ये फॉर्मेट है। ये आपने बिल्कुल ध्यान से, जिस तरह ये आपका यूजर नेम लिखा हुआ है उस तरह आपने यूजर नेम डालना है, जिस तरह पासवर्ड लिखा हुआ है उस तरह पासवर्ड डालना है। अब ये कहेंगे कि ये इस तरह का क्यों लिखा हुआ है, इसकी वजह ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट है। अब पता कैसे लगेगा कि ये आईटी का स्टूडेंट है, पता कैसे लगेगा कि ये 2023 के सेशन का है। तो हमने ये यूजर ने बनाए हैं, इस तरह के फॉर्मेट में बनाने का मकसद यही था ताकि हमारे हर स्टूडेंट को अलग अलग शिनाख्त मिले। अगले साल जो स्टूडेंट आएंगे वो पता कैसे लगेगा कि ये 24 के स्टूडेंट है। इसलिए तो ये आपकी आज की असाइनमेंट है। अपने अपने यूजर के नाम के साथ अपना अपना, किसी और का लॉगिन नहीं करना। बड़े ध्यान से अपना रोल नंबर और पासवर्ड एंटर करेंगे। तो मकसद भी यही है, आपका जो यूजर ने बनाया है वो वही है जो आपका रोल नंबर है, ताकि आपको याद रखने में आसानी है। फिलहाल पासवर्ड अभी चेंज ना करें। अगर आप चेंज कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये आपके असाइनमेंट का हिस्सा नहीं है। मैं कहता हूँ आप लॉग इन ही कर लें सिस्टम के अंदर, तो ये एक अचीवमेंट होगी। तो ये एक पेज है और ये दूसरा पेज है। ये दोनों पेज आप देख लें, इनको आप अपना अपना नोट कर लें। इस वीडियो को पास करके आप अपना अपना यूजर नेम पासवर्ड नोट करें। और ये तकरीबन 50 यूजर के यूजर नेम और पासवर्ड हैं। तो यहाँ से आप अपने देख के अपना लॉग इन करें। बहुत शुक्रिया एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।